हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एडिलिनो। तो आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर स्टार्ट करने वाले हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर में से तकरीबन 7 से 8 क्वेश्चन जो है वो हर साल नीट में या फिर जेडब्ल्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर थोड़ा सा लेंदी यूनिट है एज़ कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स, एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिट्स। तो इसलिए इस यूनिट को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी, दूसरे पार्ट में हम फ्लूइड मैकेनिक्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्लूइड मैकेनिक्स, तो दूसरे पार्ट में हम फ्लूइड मैकेनिक्स डिस्कस करेंगे। तीसरे पार्ट में हम सरफेस टेंशन डिस्कस करेंगे और चौथे पार्ट में हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वन शॉट लेक्चर में हम इलास्टिसिटी के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक पॉइंट्स, बेसिक फार्मूलाज डिस्कस करने वाले हैं। तो नीट वालों के लिए या फिर जेडब्ल्यू वालों के लिए ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इलास्टिसिटी के सारे फार्मूले, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। हम आपको माइंड मैप्स भी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। इनको आप क्विक रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हो जब एग्जाम को कम टाइम रहता है, 5 दिन 10 दिन जब रहते हैं, उस टाइम पे ये माइंड मैप्स आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इलास्टिसिटी को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, अगर हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है ये हम आगे देखेंगे जब हम हुक्स लॉ पढ़ेंगे। पहले इतनी बात आपने याद रखनी है कि जिस ऑब्जेक्ट का, जिस मटेरियल का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा वो ऑब्जेक्ट, वो मटेरियल ज़्यादा इलास्टिक होगा, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास यहाँ पे है स्ट्रेस, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक स्ट्रेस है। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है, अगर उसको हमने किसी फिक्स्ड एंड से अटैच किया हुआ है और उस ऑब्जेक्ट पे, उस मटेरियल पे हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स को हो या फिर डिफॉर्मिंग फोर्स को हो। डिफॉर्मिंग फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो इस ऑब्जेक्ट की, इस मटेरियल की, ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे रॉड है, कुछ भी स्ट्रिंग है, कुछ भी हो सकता है। डिफॉर्मिंग फोर्स इस ऑब्जेक्ट की शेप को जो है, कॉन्फ़िगरेशन को जो है वो चेंज करती है, ठीक है। तो जब भी इस ऑब्जेक्ट पे, इस बॉडी पे जब भी हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो इसकी शेप चेंज हो जाती है और उसके बाद उसी टाइम पे इस ऑब्जेक्ट पे, इस मटेरियल पे एक रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट होती है। ये रेस्टोरिंग फोर्स इस ऑब्जेक्ट के की जो शेप है वो अपनी ओरिजिनल यानी कि एक्चुअल पोजीशन पे वापस ले आती है, ठीक है। अगर हम रेस्टोरिंग फोर्स की बात करें तो रेस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर ही होती है। तो एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू रेस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स इस बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन यानी कि शेप को चेंज करती है और रेस्टोरिंग फोर्स इसकी शेप को वापस अपनी एक्चुअल पोजीशन, एक्चुअल शेप पे ले आती है, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्ट्रेस को। स्ट्रेस को यहाँ पे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और स्ट्रेस बराबर होता है रेस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। रेस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, इसी को हम स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। तो रेस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया इज नोन एज स्ट्रेस और स्ट्रेस को यहाँ पे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने बताया कि एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वो रेस्टोरिंग फोर्स के बराबर होता है, इसलिए हम सिग्मा यानी कि स्ट्रेस को जो है वो एक्सटर्नल फोर्स अपन एरिया भी लिख सकते हैं। एक्सटर्नल फोर्स को हो या फिर डिफॉर्मिंग फोर्स को हो, एक ही बात है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स अपन एरिया जो होता है ये सिग्मा के बराबर, स्ट्रेस के बराबर होता है। स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस 3 टाइप्स की होती है। स्ट्रेस 3 टाइप का होता है। एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है, एक शेयरिंग या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस होता है, उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होता है जो सिर्फ लिक्विड्स या फिर गैसेज में देखने को मिलता है। सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जनरली 2 टाइप का होता है, एक टेंसाइल स्ट्रेस होता है और दूसरा कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है। यहाँ पे हमने ये दोनों टाइप्स जो है वो डिस्कस नहीं करनी है, बल्कि कहीं भी अगर आपको टेंसाइल स्ट्रेस या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस देखने को मिलेगा तो समझ जाना ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, ठीक है। और जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है वो बराबर होता है रेस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया के, ठीक है। रेस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया के बराबर होता है या फिर एक्सटर्नल फोर्स यानी डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया के बराबर होता है, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेस या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस का अगर आपसे फार्मूला पूछा जाए तो रेस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया के बराबर होता है या फिर डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया के बराबर होता है। याद रखना कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के केस में जो फोर्स होती है वो हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेस हमारे पास है शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस कह लो या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस को हो, एक ही बात है, ठीक है। तो शेयरिंग स्ट्रेस को यहाँ पे मैं सिग्मा टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो सिग्मा टी बराबर होता है टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस बराबर होता है टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया।
यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स की बात करें तो अगर हमारे पास यहाँ पे ये सिलेंडर है या फिर और कोई ऑब्जेक्ट है, इसके एंड पे अगर हम फोर्स कोई भी फोर्स लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो इस टाइप की फोर्स को हम टेंजेंशियल फोर्स कहते हैं। ठीक है, अगर इस सिलेंडर के एंड पे इस पॉइंट पे मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ, इस पॉइंट पे इस पोजीशन पे फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो इस सिलेंडर की ये वाली पोजीशन अपनी जगह पे रहेगी, ये वाली पोजीशन चेंज नहीं होगी, बल्कि ये वाला एंड जो है ये डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ये हम मान लेते हैं एक्स डिस्प्लेस हो जाता है, एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस हो जाता है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम एल यहाँ पे मानते हैं, इसको हम यहाँ पे एल मानते हैं। तो हमारे पास जो फोर्स यहाँ पे है एफ, वो उसी को हम यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स कह रहे हैं, और टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया को ही हम टेंजेंशियल स्ट्रेस कहते हैं। यहाँ पे अगर x की बात करें तो x यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, जितना ये डिस्प्लेस हुआ, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम यहाँ पे l से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। x और l का यहाँ पे क्या यूज़ है वो हम आगे जब हम शेयरिंग या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेन पढ़ेंगे वहाँ पे आपको एक फार्मूला बताऊंगा जहाँ पे x और l का यूज़ होता है, क्योंकि ये डायग्राम में बार बार यहाँ पे नहीं बताऊंगा। ठीक है, एक बार यहाँ पे बनाई, ठीक है, आपने ये समझ ली, आगे जब हम स्ट्रेन पढ़ेंगे वहाँ पे इसका यूज़ बताऊंगा। ठीक है, इसका फार्मूला बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आपने याद रखना है कि ये सिर्फ लिक्विड्स या फिर गैसेज में देखने को मिलता है, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को ही एक्चुअली हम प्रेशर कहते हैं। हम 9th से पढ़ते आए हैं कि फोर्स दैट इज और मोर स्पेसिफिकली अगर कहें तो परपेंडिकुलर फोर्स। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया को ही हम प्रेशर कहते हैं, ये हम 9th 8th से पढ़ते आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सिग्मा की बात करें, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की बात करें, तो ये परपेंडिकुलर फोर्स अपन एरिया होता है, और परपेंडिकुलर फोर्स अपन एरिया बराबर होता है प्रेशर के ओनली इन केस ऑफ लिक्विड्स और गैसेस। ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स अपन एरिया बराबर होता है प्रेशर के, याद रखना ये सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है, सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बराबर होगा प्रेशर के। ठीक है, और वो भी सिर्फ लिक्विड या फिर गैसेज के केस में। प्रेशर को आप पी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, चेंज इन प्रेशर भी इसको कह सकते हो, डेल्टा पी। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो है सिग्मा वी वो बराबर होता है प्रेशर पी के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेन। देखो, स्ट्रेन को हम यहाँ पे ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ई को आपने कुछ ऐसा बनाना है और इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेन को। ठीक है, आगे ऐसा ई भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इस वाले ई से हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए याद रखना है कि हम स्ट्रेन को इस वाले ई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेन बराबर होता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट अपन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसी को हम स्ट्रेन ई कहते हैं। ठीक है, अब देखो ऊपर भी चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन है, नीचे भी कॉन्फ़िगरेशन है, यानी न्यूमरेटर में भी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, डिनोमिनेटर में भी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो जो यूनिट ऊपर होगा वो ही नीचे होगा, तो इसका मतलब यूनिट यहाँ पे कट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रेन जो है वो यूनिटलेस हो जाता है। स्ट्रेन जो है वो एक यूनिटलेस टर्म है और डायमेंशनलेस टर्म है, क्योंकि जो टर्म ऊपर है वही टर्म नीचे है, इसलिए स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं है और ये एक डायमेंशनलेस टर्म है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेन भी 3 टाइप का होता है, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, एक होता है शेयरिंग स्ट्रेन और एक होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सबसे पहले लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन देखते हैं। देखो, अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी लेंथ हम यहाँ पे L मान लेते हैं, हमारे पास ये रॉड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इसकी लेंथ हम यहाँ पे L मानते हैं। जब हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद इसकी लेंथ इंक्रीज होती है, मान लेते हैं डेल्टा L लेंथ इसकी इंक्रीज हुई, तो फाइनल लेंथ इसकी L प्लस डेल्टा L हो जाएगी आफ्टर अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की यहाँ पे बात करें तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन जो चेंज इन लेंथ आया, जो लेंथ इंक्रीज हुई अपॉन ओरिजिनल लेंथ जो होगी, इसी को हम यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहेंगे। ठीक है, तो याद रखना कि फोर्स अप्लाई करने के बाद जो चेंज इन लेंथ आई, जो इंक्रीज हुई लेंथ, वो अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहते हैं। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन E इज इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L। डेल्टा L यहाँ पे इंक्रीज इन लेंथ है और L यहाँ पे ओरिजिनल लेंथ है। ठीक है, उसके बाद शेयरिंग स्ट्रेन की बात करें तो शेयरिंग स्ट्रेन को अगर यहाँ पे मैं E से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो E बराबर होगा x अपॉन L के। E किसके बराबर होगा, x अपॉन L के बराबर होगा। हमने पीछे ये वाली डायग्राम देखी, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि x क्या होता है, L क्या होता है। जब यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स लगती है तो ये यहाँ पे x डिस्टेंस डिस्प्लेस हो जाता है और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम L कहते हैं। तो इसी x अपॉन L को हम यहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, शेयरिंग
शेयरिंग स्ट्रेन कहते हैं, और इसको आप tan phi भी कहते हो अगर phi हमारे पास एंगल ऑफ शेयर है। अगर phi हमारे पास एंगल ऑफ शेयर है तो x अपॉन l को हम tan phi भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेन E का फार्मूला हो जाता है x अपॉन l दैट इज इक्वल टू tan phi, ठीक है। phi यहाँ पे एंगल ऑफ शेयर है, ठीक है, पिछली डायग्राम से एंगल आप देख सकते हो। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। देखो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास कोई भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जिसका कोई वॉल्यूम होगा, मान लीजिए इसका वॉल्यूम v है। अगर इस पे हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, चारों तरफ से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस ऑब्जेक्ट का ये जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा, इसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होगा आफ्टर अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो जो इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा वो डेल्टा वी अपॉन वी जो होता है, इसी को यहाँ पे हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। जो स्ट्रेन वॉल्यूम में आता है उस स्ट्रेन को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं। अब मैंने कहा कि जो ई होता है वो डेल्टा वी अपॉन वी होता है, क्योंकि जो डेल्टा वी है ये जो चेंज इन वॉल्यूम है ये इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है क्योंकि हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम नेगेटिव साइन लगा रहे हैं, ठीक है। तो नेगेटिव साइन क्या डिनोट करती है कि जो डेल्टा वी है वो डिक्रीजिंग है, यानी जो चेंज इन वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और जो स्ट्रेन यहाँ पे डेवलप होगा डेल्टा वी अपॉन वी, उसी को हम यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहेंगे। डेल्टा वी यहाँ पे डिक्रीज इन वॉल्यूम है, वी यहाँ पे ओरिजिनल वॉल्यूम है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हुक्स लॉ। देखो हुक्स लॉ सिंपल सा इसमें याद रखना है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितना स्ट्रेस डेवलप होगा किसी ऑब्जेक्ट किसी मटेरियल में, उतना ही स्ट्रेन भी डेवलप होगा, ठीक है। तो जितना स्ट्रेस डेवलप होगा उतना ही स्ट्रेन डेवलप होगा, इसी को हम हुक्स लॉ कहते हैं। तो फॉर ए स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए ये एप्लीकेबल होता है हुक्स लॉ। तो स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। जब हम यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है जिसको हम ई कहते हैं, ठीक है, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ई यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जब हम यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो स्ट्रेस का फार्मूला यहाँ पे बन के आता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन। ई यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है जिसको हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। यहाँ पे ई की वैल्यू अगर निकालते हैं तो ई निकल के आता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। देखो जो यूनिट स्ट्रेस का है, जो डायमेंशन स्ट्रेस की है, वही डायमेंशन और वही यूनिट इस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी होगा, क्योंकि स्ट्रेन एक डायमेंशनल यूनिटलेस टर्म होती है, ठीक है। स्ट्रेन जो होती है इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, इसलिए जो यूनिट और जो डायमेंशन स्ट्रेस का होता है वही डायमेंशन और वही यूनिट जो होता है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का होता है, ठीक है। तो E यहाँ पे क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। और सेम ही यूनिट किसका है, स्ट्रेस का भी सेम ही यूनिट है, ठीक है। और ये कांस्टेंट होता है गिवन मटेरियल के लिए, ये स्ट्रेस या फिर स्ट्रेन पे डिपेंड नहीं करता है। अगर आप इस फार्मूले को देखोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे E जो है वो स्ट्रेस या फिर स्ट्रेन पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन याद रखना कि ये एक कांस्टेंट होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कांस्टेंट होता है किसी भी गिवन मटेरियल के लिए, और ये स्ट्रेस या फिर स्ट्रेन पे डिपेंड नहीं करता है। अगर इसका ग्राफ देखा जाए तो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, इसलिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, ठीक है। उसके बाद मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम यहाँ पे गामा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। गामा से हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को। आगे बल्क मॉडुलस आएगा जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस गामा बराबर होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ये किसका रेशियो है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का ही रेशियो है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फार्मूला यहाँ पे रखते हैं फोर्स अपॉन एरिया, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फार्मूला डेल्टा एल अपॉन एल यहाँ पे रखते हैं, तो गामा का फार्मूला निकल के आता है एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। एफ यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स जो हम अप्लाई करते हैं, एल यहाँ पे ओरिजिनल लेंथ है, डेल्टा एल यहाँ पे चेंज इन लेंथ है आफ्टर जो फोर्स अप्लाई करने के बाद लेंथ चेंज होती है, और ए यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो गामा का जो फार्मूला है आपने याद रखना है कि गामा इज इक्वल टू एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल, ठीक है। और आपने याद रखना है कि गामा भी एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, इसलिए गामा
गामा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का ही रेशियो होता है, लेकिन स्ट्रेस यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा और स्ट्रेन यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा, ठीक है। और इस फार्मूले से अगर हम डेल्टा एल निकालें, क्योंकि बहुत बार बाकी का डेटा देता है क्वेश्चन के अंदर, न्यूमेरिकल के अंदर, और डेल्टा एल पूछ लेता है, तो इसलिए यहाँ पे इसी फार्मूले से जब डेल्टा एल निकालते हैं तो वो निकल के आता है एफ एल अपॉन ए गामा, ठीक है। एफ एल अपॉन ए इंटू गामा, गामा यहाँ पे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को मैं यहाँ पे बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, बी से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको। तो बी बराबर होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस मैंने आपको बताया था प्रेशर के बराबर होता है, फोर्स अपॉन एरिया के बराबर होता है। फोर्स यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स होगी, ठीक है, और परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया किसके बराबर होता है, प्रेशर के बराबर होता है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मैंने आपको बताया था माइनस डेल्टा वी अपॉन वी के बराबर होता है। माइनस यहाँ पे इसलिए लगेगा क्योंकि डेल्टा वी डिक्रीज हो रहा होता है, ठीक है। तो माइनस डेल्टा वी अपॉन वी यहाँ पे एज इट इज रखते हैं, तो जो फाइनली हमारे पास फार्मूला निकल के आता है बल्क मॉडुलस बी का, वो होता है पी अपॉन माइनस डेल्टा वी अपॉन वी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने फिर से यहाँ पे लिखा है B इज इक्वल टू पी अपॉन माइनस डेल्टा वी अपॉन वी, ठीक है। P यहाँ पे प्रेशर है, डेल्टा V यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम है, V यहाँ पे ओरिजिनल वॉल्यूम है, और इसको हम P अपॉन माइनस डी वी अपॉन वी भी लिख सकते हैं, ठीक है। P अपॉन माइनस डी वी अपॉन वी भी लिख सकते हैं जब स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम आएगा, और इसको हम डेल्टा P अपॉन माइनस डी वी अपॉन वी भी लिख सकते हैं। चाहे P हो चाहे डेल्टा P हो एक ही बात है, चाहे डेल्टा V हो डी वी हो एक ही बात है, ठीक है। ये दो तीन टर्म्स हैं, अगर क्वेश्चन में कुछ भी दिया होगा तो इनका मीनिंग सेम है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यूनिट की बात करें तो जो यूनिट होता है बी का, जो हमारे पास बल्क मॉडुलस है, इसका जो यूनिट होता है वो बराबर होता है यूनिट ऑफ प्रेशर की। देखो अगर आपको ये समझ नहीं आया तो इस फार्मूले से साफ साफ दिख रहा है। हम जानते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो या फिर और टाइप ऑफ कुछ भी हो, स्ट्रेन जो भी होगा, चाहे वॉल्यूमेट्रिक, लॉन्गिट्यूडनल, टेंजेंशियल, शेयरिंग, जो भी टाइप ऑफ स्ट्रेन होगा वो यूनिटलेस होता है। तो स्ट्रेन का यहाँ पे हमने यूनिट नहीं रखना है, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को हम प्रेशर कहते हैं, तो इसलिए बल्क मॉडुलस का यूनिट बराबर होता है यूनिट ऑफ प्रेशर का, ठीक है। और प्रेशर का यूनिट हम जानते हैं कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसको हम पास्कल कहते हैं, तो इसलिए बल्क मॉडुलस का यूनिट भी यही होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और पास्कल भी इसको कह सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेशर के कुछ यूनिट्स में यहाँ पे लिख के लाया हूँ, क्योंकि आगे हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने जा रहे हैं, और फ्लूइड मैकेनिक्स में यूनिट्स का पता होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप अप्रॉक्सीमेटली जो है, इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं 1 एटमॉस्फेयर को, ठीक है। और इसको हम 10 की पावर 5 पास्कल भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये बराबर होता है 760 mm ऑफ Hg, और ये बराबर होता है 1 बार के। ये अप्रॉक्सीमेट होता है, एग्जैक्टली नहीं होता है, अप्रॉक्सीमेटली होता है, ठीक है। उसके बाद एक टर्म आती है कंप्रेसिबिलिटी, वैसे उतना इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है, ये उतनी इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगर आपको बल्क मॉडुलस पता होगा तो समझ जाना कंप्रेसिबिलिटी भी पता है, ठीक है। क्वेश्चन में डाटा देगा और आपसे पूछेगा कंप्रेसिबिलिटी क्या है, तो आपने पहले बल्क मॉडुलस निकालना है और 1 अपॉन बल्क मॉडुलस करना है। 1 अपॉन बल्क मॉडुलस ही जो होता है वो कंप्रेसिबिलिटी होता है, ठीक है। तो याद रखना है कंप्रेसिबिलिटी को यहाँ पे हम C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, C बराबर होता है 1 अपॉन बी, बी यहाँ पे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ठीक है। उसके बाद प्रेशर एट H डेप्थ बिलो, अगर हमने H हाइट नीचे प्रेशर देखना है तो वो किसके बराबर होगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, इसको मैं एक डायग्राम के जरिए यहाँ पे समझाता हूँ, क्योंकि आपको ऐसे ही समझ नहीं आएगा। देखो अगर हमारे पास ये कोई बीकर है या और कुछ है, ठीक है, अगर ये हमारे पास बीकर है और इसके अंदर कोई लिक्विड है या फिर कोई फ्लूइड है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, लिक्विड है, मान लीजिए इसके अंदर लिक्विड है, और उस लिक्विड की जो डेंसिटी है ना, उस लिक्विड की डेंसिटी यहाँ पे रो मान लेते हैं, और इस हाइट को हम h मान लेते हैं, ठीक है। इस हाइट को हमने निकालना क्या है, यहाँ पे हमने यहाँ पे प्रेशर निकालना है एट H डेप्थ बिलो, ठीक है। अपने H हाइट नीचे जो है वो प्रेशर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, एक सेकेंड, अगर यहाँ से यहाँ तक की हाइट को मैं h बोल रहा हूँ, अगर इस हाइट को मैं h बोल रहा हूँ, और ये जो फ्लूइड है इसकी डेंसिटी में रो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो अगर आप हम जानते हैं कि जो एटमॉस्फेयर से जो कांटेक्ट में होता है सरफेस, वहाँ का जो प्रेशर होता है वो P0 के बराबर होता है। P0 यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, P0 यहाँ पे क्या है,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम जानते हैं 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होता है? 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और आपसे पूछेगा कि यहाँ पे मान लो P1 प्रेशर है, तो ये P1 प्रेशर किसके बराबर होगा? तो अगर h हाइट नीचे है और इसकी डेंसिटी रो है इस फ्लूइड की, तो जो h हाइट नीचे इस सरफेस पे प्रेशर होगा उसको हम P1 कहते हैं, और ये बराबर होगा पी नॉट प्लस रो जी एच। हम जानते हैं कि पी नॉट 1 एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है। पी नॉट जो होता है वो क्या होता है? 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है। तो P1 जो होता है वो बराबर होता है 1 प्लस रो जी एच, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? प्रेशर एट डेप्थ एच बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एच डेप्थ नीचे ये हमारे पास प्रेशर है, ठीक है। तो यही चीज़ें यहाँ पे भी मैंने लिखी हुई है, प्रेशर एट एच डेप्थ बिलो, ठीक है। तो P इज इक्वल टू एच रो जी इसको कह सकते हो आप, ठीक है। या फिर इसको आप एच रो जी प्लस पी नॉट भी कह सकते हो, क्योंकि पी नॉट यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर है, ठीक है। पी नॉट यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर है, तो एक एटमॉस्फेयर से उतना डिफरेंस नहीं आता है। तो जनरली हम जो प्रेशर लिखते हैं वो एच रो जी के बराबर ही होता है। तो P कहो या फिर डेल्टा P कहो, एक ही बात है। तो डेल्टा P बराबर होता है एच इंटू रो इंटू जी, ठीक है। डेल्टा P क्या है? ये प्रेशर है, एच हाइट नीचे प्रेशर है, और h यहाँ पे वो हाइट है, ठीक है। और रो यहाँ पे डेंसिटी या फ्लूइड है, और g यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रिलेशन बिटवीन डेंसिटी रो, प्रेशर P एंड बल्क मॉडुलस B, ठीक है। अब हमने रिलेशन देखना है डेंसिटी के बीच में, प्रेशर और बल्क मॉडुलस के बीच में, ठीक है। देखो, अगर हम वॉल्यूम कम करते हैं ड्यू टू कंप्रेशन, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, इसको कंप्रेस करते हैं, तो इसका वॉल्यूम कम होता है। लेकिन अगर इसका मास सेम रहेगा, मास क्या रहेगा? सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो याद रखना जो डेंसिटी होती है ना वो इंक्रीज होती है। डेंसिटी इंक्रीज होती है क्योंकि डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मास सेम रहेगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। और अगर देखा जाए, ये कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर मास कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है, तो डेंसिटी ऑब्वियसली इंक्रीज होगी, ठीक है। तो जो न्यू डेंसिटी होगी उसको यहाँ पे मैं रो डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो रो डैश इज इक्वल टू रो इंटू 1 प्लस डेल्टा P अपॉन बी। रो यहाँ पे न्यू डेंसिटी है, रो यहाँ पे रो डैश यहाँ पे न्यू डेंसिटी है, और रो यहाँ पे ओरिजिनल डेंसिटी है, डेल्टा P यहाँ पे चेंज इन प्रेशर है, B यहाँ पे बल्क मॉडुलस है, ठीक है। तो वॉल्यूम कम करने पे जो डेंसिटी इंक्रीज होती है, इंक्रीज होने के बाद जो न्यू डेंसिटी हमारे पास निकल के आती है उसका फार्मूला है रो डैश इज इक्वल टू रो इंटू 1 प्लस डेल्टा P अपॉन बी। रो डैश यहाँ पे न्यू डेंसिटी है, रो यहाँ पे ओरिजिनल डेंसिटी है, डेल्टा P चेंज इन प्रेशर है, और B यहाँ पे बल्क मॉडुलस है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को यहाँ पे मैं ईटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। ईटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये जो हमारे पास ये वाला साइन है इसको हम ईटा कहते हैं, ठीक है। और ये शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है। शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो ही होता है। बस ख्याल रखना है कि स्ट्रेस जो लोगे आप यहाँ पे, वो शेयरिंग स्ट्रेस होगा, और स्ट्रेन यहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेन होगा। तो अल्टीमेटली शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा बराबर होता है शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेस का फार्मूला यहाँ पे रखते हैं और शेयरिंग स्ट्रेन का फार्मूला यहाँ पे रखते हैं, तो ईटा निकल के आता है F अपॉन ए अपॉन एक्स बाई एल, ठीक है। F बाई ए अपॉन एक्स बाई एल, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो ईटा निकल के आता है F इंटू एल अपॉन ए इंटू एक्स, ठीक है। F इंटू एल अपॉन ए इंटू एक्स, ये होता है शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा। तो आपने ईटा का एक ही फार्मूला याद रखना है, शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन, और एफ एल अपॉन ए एक्स, ठीक है। एफ यहाँ पे फोर्स है, ए यहाँ पे एरिया है, एल और एक्स मैंने आपको, जब मैं आपको वो बता रहा था शेयरिंग स्ट्रेन और शेयरिंग स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक्स यहाँ पे क्या है, एल क्या है, ठीक है। जब हम टेंजेंशियल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं तो वो जो डिस्प्लेस होता है, जितना डिस्टेंस वो डिस्प्लेस होता है वो एक्स बताया था, और नीचे वाले एंड से यहाँ तक मैंने जो डिस्टेंस बताया था वो एल बताया था, ठीक है। और उसके बाद शेयरिंग स्ट्रेन की बात करें, तो शेयरिंग स्ट्रेन मैंने आपको बताया था एक्स अपॉन एल के बराबर होता है। एक्स अपॉन एल को मैंने टेन थीटा के बराबर बताया था, ठीक है। तो टेन थीटा को अगर मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर मानता हूँ,
ठीक है। tan थीटा को अगर मैं यहाँ पे थीटा के बराबर मानता हूँ, तो जो यहाँ पे हमारे पास ईटा का फार्मूला निकल के आता है, शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का फार्मूला, वो निकल के आता है एफ अपान ए थीटा, ठीक है, एफ अपान ए थीटा। जनरली देखा जाए यहाँ पे जो थीटा है ना, ये tan थीटा है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि tan थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर है। तो जब हम यहाँ पे x बाई एल की वैल्यू थीटा डालते हैं, x बाई एल की वैल्यू जब हम यहाँ पे थीटा डालेंगे तो ईटा निकल के आएगा f अपान ए थीटा, ठीक है, f अपान ए थीटा। और थीटा की बात करें तो थीटा यहाँ पे क्या है, x अपान एल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, A solid will have all three modulus of elasticity gamma, b and eta, ठीक है। जो सॉलिड होता है उसके पास यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी होता है, बल्क मॉडुलस भी होता है और शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी होता है। लेकिन याद रखना लिक्विड या फिर गैसेस के केस में सिर्फ बल्क मॉडुलस डिफाइंड होता है, लिक्विड या फिर गैसेस के केस में सिर्फ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफाइंड होता है। और सॉलिड की बात करें, सॉलिड के केस में यंग्स, बल्क और शेयर मॉडुलस तीनों जो होते हैं वो डिफाइंड होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्ट्रेच्ड वायर और कंप्रेस्ड वायर। जब किसी वायर को हम स्ट्रेच करते हैं या फिर कंप्रेस करते हैं तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर रहती है, ये इसके फार्मूले 3-4 फार्मूले हैं और इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। मुझे लगता है कि इलास्टिसिटी चैप्टर में से सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आने की जो है, क्वेश्चन आने की, वो इसी टॉपिक में से है, ठीक है। और देखा जाए तो जो मैंने अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो बेसिक है, ठीक है, वो बेसिक है, उसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन उसके अलावा भी वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने के लिए उतना बेसिक आपको आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए पोटेंशियल एनर्जी अब देखते हैं, स्टोर्ड इन ए स्ट्रेच्ड वायर और कंप्रेस्ड वायर, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पे मैं यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यू बराबर होता है 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। देखो ये जितने भी फॉर्मूले हैं ना, ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है। जैसे इस आपने एक ही फार्मूला इसमें याद रखना है, दैट इज यू इज इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। यहाँ पे जब हम स्ट्रेस की वैल्यू रखेंगे, स्ट्रेस की वैल्यू जब हम यहाँ पे रखेंगे तो दूसरा फार्मूला निकल के आएगा, स्ट्रेन की वैल्यू रखेंगे तो दूसरा फार्मूला निकल के आएगा, और वॉल्यूम की वैल्यू रखेंगे तो दूसरा फार्मूला निकल के आएगा। यहाँ पे हमने ये नहीं देखना है कि कौन सी वैल्यू रखे कौन सा फार्मूला निकल के आएगा, आपने डायरेक्टली ये सारे के सारे याद रखने हैं, ठीक है। क्योंकि नीट में या फिर जेडब्ल्यू में आप ये डिराइव करने बैठोगे वहाँ पे वैल्यूज़ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए आपने ये फार्मूले जितने भी यहाँ पे लिख के लाए हो आपने डायरेक्टली ज़बानी याद कर लेने, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला फार्मूला है u इज इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। दूसरा फार्मूला है u इज इक्वल टू 1/2 इंटू गामा इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। क्योंकि स्ट्रेस बराबर होता है गामा इंटू स्ट्रेन, तो गामा इंटू स्ट्रेन जब इसकी वैल्यू यहाँ पे हम रखते हैं तो u निकल के आता है 1/2 गामा इंटू स्ट्रेन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद u का फार्मूला है 1/2 लोड इंटू एलोंगेशन। लोड की बात करें तो लोड एक टाइप की फोर्स आप मान सकते हो, एलोंगेशन जो है फोर्स लगाने के बाद जो चेंज इन लेंथ आएगी उसी को यहाँ पे हम डेल्टा एल कह रहे हैं, एलोंगेशन कह रहे हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली याद रखना कि u इज इक्वल टू 1/2 लोड इंटू एलोंगेशन। लोड यहाँ पे फोर्स है, एलोंगेशन यहाँ पे डेल्टा एल है, ठीक है। उसके बाद अगर इस वाले फार्मूले में हम वॉल्यूम को उस तरफ लें, इस वाले फार्मूले में अगर इस वॉल्यूम को हम उस तरफ लें तो ये u अपान वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है, u अपान वॉल्यूम हो जाएगा 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ठीक है। और u अपान वॉल्यूम को हम एनर्जी डेंसिटी कहते हैं, टोटल एनर्जी कहेंगे यहाँ पे, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी इसको कहेंगे। u यहाँ पे क्या है, टोटल एनर्जी है, और u अपान वॉल्यूम यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि एनर्जी डेंसिटी u अपान वॉल्यूम बराबर होता है 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ठीक है। अब देखो ये वाला फार्मूला जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं PYQs में, ठीक है। प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन इस पे पूछे गए हैं, ठीक है। ये वाला फार्मूला मैंने जो अभी पढ़ाया आपको, तो इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। वैसे ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको याद भी रखना, लेकिन ख्याल रखना कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखो अगर यहाँ पे एल लेंथ का कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई कुछ भी हो सकता है, रॉड हो सकती है और रोप हो सकती है, ठीक है। अगर इसकी लेंथ में एल मानता हूँ और इसके नीचे वाले एंड पे मैं एक लोड अटैच कर देता हूँ, मान लो m मास का लोड जो है वो अटैच कर देता हूँ, ठीक है। m मास का यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी अटैच कर देता हूँ इस l लेंथ के साथ, ठीक है। तो ये जो m मास का ऑब्जेक्ट है
इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा mg, इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा mg। और हम जानते हैं कि वेट जो है वो एक टाइप की फोर्स है, ठीक है। और ये वेट mg जो है ये इसकी लेंथ को इंक्रीज करेगा। मान लेते हैं स्मॉल एल लेंथ जो है इसकी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, तो इलोंगेशन के बाद जो फाइनल लेंथ होगी वो कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल के बराबर होगी, ठीक है। यहाँ पे हमने एम मास का कोई ऑब्जेक्ट अटैच किया इसके साथ, तो इसका वेट जब नीचे की तरफ लगता है तो इससे क्या होता है, इस रॉड के अंदर इस जो भी ऑब्जेक्ट ये हमारे पास यहाँ पे एल लेंथ का, इसमें इलोंगेशन आती है। मान लेते हैं इसकी लेंथ स्मॉल एल इंक्रीज होती है, तो फाइनल लेंथ क्या होगी, एल प्लस एल, कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल, ठीक है। तो जब हम इस वाले कॉन्सेप्ट पे ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, u इज इक्वल टू 1/2, लोड की बात करें तो लोड मैंने कहा था एक टाइप की फोर्स होती है। तो इस केस में जो लोड हमारे पास है, जो इस केस में फोर्स है वो mg फोर्स है, ठीक है। तो लोड की जगह यहाँ पे हम mg रख रहे हैं। और एलोंगेशन की बात करें तो लोड रखने के बाद जो इस पे फोर्स लग रही है, उस फोर्स से इस लेंथ l में l इलोंगेशन आ रही है, यानी एल स्मॉल एल लेंथ जो है ये इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इलोंगेशन यहाँ पे स्मॉल एल है, ठीक है। तो फाइनली ये फार्मूला अप्लाई करके हमारे पास जो एनर्जी का फार्मूला, टोटल एनर्जी का फार्मूला निकल के आता है पोटेंशियल एनर्जी का, वो होता है 1/2 mgl, ठीक है। 1/2 mgl, यहाँ पे mg जो है वो लोड है यानी कि फोर्स है, और L यहाँ पे एलोंगेशन है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की अगर बात करें, देखो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की अगर हम बात करें तो इसमें हमें ग्राफ देखना पड़ता है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन के बीच का हमें ग्राफ देखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे ग्राफ बना के नहीं लाए हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, और हमारे पास उतना टाइम नहीं है, आप जानते हैं। इसलिए यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स, स्टैंडर्ड पॉइंट्स यहाँ पे लिख के लाया हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को मैं डिटेल में पढ़ाऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके बाद मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का एक छोटा सा वीडियो अलग से बना के जो है वो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, अगर ओरिजिन को यहाँ पे मैं ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, ओरिजिन को यहाँ पे मैं ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो जब इसको हम इलोंगेट करते हैं तो जो हमारा रीजन ओ ए है ना, मान लीजिए कोई भी हमारे पास मटेरियल है, उस पे एक ऐसा पॉइंट होता है, उस पॉइंट को हम ए नाम देते हैं, ठीक है, उस पॉइंट को हम ए यहाँ पे नाम दे रहे हैं। तो जो रीजन ओ ए है ना, ये हुक्स लॉ को ओबे करता है। हुक्स लॉ कहता था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ। तो इस ऑब्जेक्ट में, इस मटेरियल में कोई ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट तक स्ट्रेस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के, जितना स्ट्रेस डेवलप होगा उतना ही स्ट्रेन डेवलप होगा। तो इस पॉइंट को हम ए नाम देते हैं, ठीक है। तो ए तक जो है इसको हम प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं, क्योंकि इस पॉइंट तक जितना स्ट्रेस डेवलप होगा उतना ही स्ट्रेन भी डेवलप होता है। यानी ये वाला जो रीजन है ये हुक्स लॉ को क्या करता है, ओबे करता है। उसके बाद ए के बाद एक और पॉइंट आता है जिसको हम बी यहाँ पे नाम देते हैं। तो जो रीजन हमारे पास ए बी है ना, यहाँ पे अगर 1 गुना स्ट्रेस इंक्रीज होता है तो उससे स्ट्रेन जो होता है वो 2 गुना इंक्रीज होता है। यानी अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेस इंक्रीज करोगे तो स्ट्रेन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये जो बी है ना, इसको हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं या फिर यील्ड पॉइंट कहते हैं, क्योंकि इसके बाद अगर हम और स्ट्रेस करें, फोर्स अप्लाई करेंगे, इसको, इस मटेरियल को और अगर खींचेंगे इसके बाद, तो इलास्टिक इसके बाद जो है वो कम इलास्टिक रहेगा, जो मटेरियल होगा उसकी इलास्टिसिटी डिक्रीज होगी, ठीक है, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आएगा आफ्टर जब हम फोर्स हटाएंगे, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि उस ऑब्जेक्ट पे एक पॉइंट होगा जिसको हम बी कह रहे हैं। ये जो बी पॉइंट है, ए से बी तक का जो रीजन है, इसमें अगर स्ट्रेस 1 गुना बढ़ाते हैं तो स्ट्रेस 2 गुना बढ़ेगा। और याद रखना ये जो पॉइंट बी है इसको हम इलास्टिक लिमिट यानी कि यील्ड पॉइंट कहते हैं। बी के बाद मान लीजिए कोई पॉइंट सी है, मान लीजिए बी के बाद कोई हमारे पास पॉइंट सी आता है, लेकिन याद रखना ये पॉइंट सी जो है ये कोई सिग्निफिकेंट पॉइंट नहीं है। जैसे यहाँ पे हमारे पास ए सिग्निफिकेंट पॉइंट था, इसको हमने क्या कहा था, प्रोपोर्शनल लिमिट कहा था, ठीक है। इस पॉइंट को हमने क्या कहा था, इस पॉइंट तक के रीजन को हमने प्रोपोर्शनल लिमिट कहा था, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है ये क्या है, ये सिग्निफिकेंट पॉइंट है,
क्योंकि इस पॉइंट तक स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। और बी पॉइंट भी सिग्निफिकेंट पॉइंट है क्योंकि इस पॉइंट तक अगर 1 गुना स्ट्रेस इंक्रीज होता है तो उससे स्ट्रेन 2 गुना इंक्रीज होता है, तो ये भी सिग्निफिकेंट पॉइंट है। लेकिन सी जो है ये बी के बाद कोई भी पॉइंट हम लेते हैं, मान लेते हैं इसको हम सी यहाँ पे नाम देते हैं, ये कुछ भी, ये यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे भी हो सकता है, हम कहीं पे भी सी पॉइंट ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये कोई भी सिग्निफिकेंट पॉइंट नहीं है। तो सी पॉइंट की अगर हम बात करें जो कि बी के बाद आएगा, यहाँ पे स्ट्रेस 0 के बराबर होगा, ठीक है, स्ट्रेस 0 के बराबर होगा और स्ट्रेन जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। इट विल कम टू ओ डैश इवन आफ्टर इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स दिस स्ट्रेन इज परमानेंट स्ट्रेन। देखो मैंने कहा था कि ए से बी तक का जो रीजन है उसमें स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, और अगर डिफॉर्मिंग फोर्स हम हटा देते हैं तो जो स्ट्रेन डेवलप होगा वो अपनी पोजीशन पे वापस आएगा। और यही इस केस में भी होता है, ए से बी तक का जो रीजन है यहाँ पे भी अगर 1 गुना स्ट्रेस बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं तो स्ट्रेन 2 गुना बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बी पॉइंट तक कि अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है, जो मटेरियल है, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाता है। लेकिन बी पॉइंट के बाद मान लेते हैं सी पॉइंट को लेते हैं, तो सी पॉइंट पे क्या होगा, स्ट्रेस वहाँ पे 0 होगा लेकिन स्ट्रेन 0 नहीं होगा, और ये जो स्ट्रेन इसमें डेवलप होगा ये परमानेंट स्ट्रेन होगा। मान लीजिए पहले जब हम बी पॉइंट तक जब हम स्ट्रेस ये फोर्स हटाते थे तो जो हमारे पास जो हमारे पास ये मटेरियल था ये फोर्स हटाने के बाद ओ पोजीशन पे आता था, ठीक है, ये कहाँ पे आता था, ओ पोजीशन पे आता था वापस। लेकिन इस केस में बी के बाद अगर इसको हम और ज़्यादा खींचेंगे तो बी के बाद मान लेते हैं कोई पॉइंट सी है, तो यहाँ पे इसके बाद अगर हम इससे फोर्स हटाएं, डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देते हैं, तो इसके बाद ये ओ पॉइंट पे वापस नहीं आएगा, ये कहीं ओ डैश पॉइंट पे वापस आएगा। कहने का मतलब ये जो इसके बीच में डिस्टेंस है इसी को तो हम स्ट्रेन कहते हैं, और ये स्ट्रेन जो है ये परमानेंट स्ट्रेन होगा, ठीक है, ये परमानेंट स्ट्रेन होगा, ठीक है। तो इट विल कम टू ओ डैश पॉइंट पे आएगा इवन आफ्टर इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स दिस स्ट्रेन इज परमानेंट स्ट्रेन। ये जो स्ट्रेन डेवलप होगा बी पॉइंट के बाद ये परमानेंट स्ट्रेन होगा। और मान लेते हैं जो हमारे पास बी पॉइंट था, बी पॉइंट के बाद कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसको हम डी नाम देते हैं। इस डी पॉइंट को मैक्सिमम और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, इस डी पॉइंट पे मैक्सिमम या फिर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस होता है, इसको हम ब्रेकिंग स्ट्रेस भी कहते हैं। देखो जो डी पॉइंट है ना, इस पे अल्टीमेट एंड मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है, इसी को हम ब्रेकिंग स्ट्रेस भी कहते हैं। यानी अगर इससे ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप हुआ तो जो मटेरियल है वो टूट जाएगा, ठीक है, मटेरियल टूट जाएगा। और डी पॉइंट के बाद ऐसा पॉइंट आता है जिसको हम ई नाम देते हैं, इसको हम फ्रैक्चर पॉइंट कहते हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है अगर यहाँ तक स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे मटेरियल जो होता है वो टूट जाता है, मटेरियल ब्रेक्स, ठीक है। उसके बाद इवन इफ यू रिमूव डिफॉर्मिंग फोर्स एट डी मटेरियल कीप स्ट्रेचिंग। फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई मटेरियल है और आपने यहाँ तक इसको क्या किया, डिफॉर्म किया इसकी पोजीशन को, ठीक है, इस पॉइंट को डी कहते हैं। अगर यहाँ से आप जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो हटा भी देते हो तो ये अपनी ये मटेरियल जो है ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जाएगा। जैसे पहले मटेरियल इतना था, इसको फोर्स लगा के हमने ये पॉइंट डी तक पहुंचा दिया, तो पॉइंट डी तक अगर पहुंच गया, पॉइंट डी को मैंने क्या कहा, यहाँ पे अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस होती है, अगर इस पॉइंट पे ये पहुंच गया तो इसके बाद अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटा भी देते हैं तो मटेरियल अपनी पोजीशन पे नहीं जाएगा, ये इतना का इतना रहेगा, यानी ये स्ट्रेच, यानी ये स्ट्रेच्ड रहेगा, ठीक है, ये इसकी लेंथ जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं जाएगी, स्ट्रेच्ड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे OB की बात करें तो जो हमारे पास OB है ये इलास्टिक होता है और BE जो है ये प्लास्टिक होता है। OB इलास्टिक कहने का मतलब कि O से B तक का जो रीजन है इसमें अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटा भी देते हैं तो मटेरियल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस चला जाता है। लेकिन BE रीजन जो हमारे पास है BE, यहाँ पे अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देते हैं तो ऑब्जेक्ट जो मटेरियल है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन नहीं करता, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जाता है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, इसकी डायग्राम भी देख लेना, ठीक है, इसकी जो फिगर है वो भी एक बार देख लें, इसका जो ग्राफ है वो एक बार ज़रूर देख लें, किसी बुक से देखना या फिर
किसी नोटबुक से या इंटरनेट पे सर्च कर, गूगल पे सर्च करना, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अगर यहाँ पे मैं बना के लाता तो काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने सिर्फ की पॉइंट यहाँ पे बताए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पॉइजन्स रेशियो। इस चैप्टर का इलास्टिसिटी चैप्टर का लास्ट टॉपिक है पॉइजन्स। वैसे इलास्टिसिटी कोई चैप्टर नहीं है, ये मैंने एक पार्ट बनाया है, ठीक है, बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर का एक पार्ट बनाया है, ठीक है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होने वाला पढ़ने वाले हैं हम, वह है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक पॉइंट है, वो आज के लेक्चर में हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसको हम यहाँ पे सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं। पॉइजन्स रेशियो बराबर होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हम इस डायग्राम के जरिए समझते हैं, ठीक है। तो पहले आपने याद रखना है कि पॉइजन्स रेशियो सिग्मा बराबर होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन होता है माइनस डेल्टा डी अपॉन डी, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमने वैसे पीछे पढ़ा है कि डेल्टा एल अपॉन एल के बराबर होता है। लेटरल स्ट्रेन की अगर हम बात करें, देखो अगर हमारे पास कोई भी पाइप है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका डायमीटर डी है, अगर उसका डायमीटर डेल्टा डी डिक्रीज होता है तो लेटरल स्ट्रेन को हम यहाँ पे डेल्टा डी अपॉन डी लिखते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि डायमीटर डिक्रीज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन का यूज किया, ठीक है। तो लेटरल स्ट्रेन होता है माइनस डेल्टा डी अपॉन डी, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है डेल्टा एल अपॉन एल, जो हमने पीछे पढ़ लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, खींचते हैं, मान ले हमारा जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, देखो यहाँ पे मैं इस कलर से यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। देखो अगर हमारे पास ये ओरिजिनल है, इनिशियल पोजीशन है इस ऑब्जेक्ट की, क्या है ये इनिशियल पोजीशन है, और इनिशियली इसकी लेंथ कैपिटल एल है, इनिशियली इसका डायमीटर डी है, इनिशियली इसकी लेंथ एल है। ये कोई कुछ भी पाइप हो सकती है, कुछ भी ऑब्जेक्ट रॉड हो सकती है, ठीक है, जिसका डायमीटर कैपिटल डी है और लेंथ इसकी कैपिटल एल है। जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं, इसको नीचे की तरफ खींचते हैं, तो इसकी लेंथ इंक्रीज होती है, डेल्टा एल लेंथ इसकी इंक्रीज होती है, ठीक है। इसकी लेंथ जो है वो डेल्टा एल से इंक्रीज होती है, लेकिन जब हम इसको खींचते हैं तो साथ में ही इसका डायमीटर डिक्रीज होता है। कितना डिक्रीज होता है? डेल्टा डी डायमीटर डिक्रीज होता है। तो इनिशियल डी था, उसमें से डेल्टा डी निकालते हैं तो फाइनल डायमीटर हमारे पास ये निकल के आता है, डी माइनस डेल्टा डी, ठीक है, क्योंकि डेल्टा डी यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना होगा, यहाँ पे दो तरह के स्ट्रेंथ्स डेवलप होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने तरह के स्ट्रेंथ्स डेवलप होते हैं? दो तरह के स्ट्रेंथ्स यहाँ पे डेवलप होते हैं। जब हम इस ऑब्जेक्ट को खींचते हैं नीचे की तरफ, तो एक तो इसका डायमीटर डिक्रीज हो रहा है, पहले डी था उसके बाद डी माइनस डेल्टा डी हो जाता है, और इसकी लेंथ भी इंक्रीज होती है, पहले एल थी इसकी लेंथ, बाद में डेल्टा एल लेंथ इसकी इंक्रीज होती है, तो फाइनल लेंथ एल प्लस डेल्टा एल यहाँ पे निकल के आती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे दो तरह के स्ट्रेंथ्स देखने को मिलते हैं। एक लैटरल स्ट्रेन होता है जिसमें डायमीटर डिक्रीज हो रहा है, एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है जिसमें लेंथ इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे डायमीटर डिक्रीज हो रहा है, इसलिए लैटरल स्ट्रेन में हम यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज करते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपने सिर्फ याद रखना है कि सिग्मा जो होता है पॉइजन्स रेशियो, ये लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बराबर होता है, माइनस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल के बराबर होता है। यहाँ पे डेल्टा डी अपॉन डी लैटरल स्ट्रेन है, डेल्टा एल अपॉन एल यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, ठीक है। डी यहाँ पे डायमीटर है, एल यहाँ पे लेंथ है, ठीक है। यहाँ पे आपने देखना है कि हियर लेंथ इंक्रीजेस therefore diameter decreases, two strands develop, ठीक है। यहाँ पे हमें पता है कि लेंथ यहाँ पे इंक्रीज हुई, तो ये एक स्ट्रैंड यहाँ पे डेवलप हुआ, और डायमीटर यहाँ पे डिक्रीज हुआ, कहने का मतलब दूसरा स्ट्रैंड भी यहाँ पे डेवलप हुआ। अब देखो कभी कभी डायमीटर ना देके आपके पास रेडियस देगा, ठीक है, कहेगा कि इस ऑब्जेक्ट का रेडियस ये है और इसमें डेल्टा आर रेडियस डिक्रीज हुआ, तो उस केस में डेल्टा डी की जगह और डी की जगह आप डेल्टा आर और आर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर रेडियस के टर्म में पॉइजन्स रेशियो आपने लिखना होगा तो इसको आप कैसे लिखोगे? माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एल बाई एल, ठीक है, माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। एल क्या है, डेल्टा एल क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। आर की बात यहाँ पे करें तो आर यहाँ पे इनिशियल रेडियस है, जो ओरिजिनल रेडियस है। जब रेडियस डेल्टा आर डिक्रीज होता है, ठीक है, तो डेल्टा आर यहाँ पे डिक्रीज इन रेडियस है, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा इलास्टिसिटी वाला कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इलास्टिसिटी में जितने भी बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक फार्मूलाज है, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, पॉइजन्स रेशो, हुक्स लॉ, ठीक है। उसके बाद यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस और भी बाकी तरह की जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो सारी की सारी टर्म्स, बेसिक फार्मूलाज हमने आज के इस लेक्चर में कवर कर लिए, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम फ्लूइड मैकेनिक्स डिस्कस करेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स का जितना भी बेसिक है वो इस लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किया, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको माइंड मैप्स चाहिए, फार्मूला शीट्स या फिर शॉर्ट नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।